प्राइमरली अभी पढ़ना है फजान रूल, ठीक है। तो जब हम फजान रूल की बात करते हैं, ठीक है, जब हम फजान रूल की बात करते हैं तो एग्जैक्टली फजान रूल में होता क्या है, ध्यान से देखना। फजान रूल का सीन क्या है कि भाई कोई भी कंपाउंड अगर आयोनिक हमने बना लिया, है ना, कोई भी कंपाउंड हमने क्या बना लिया, आयोनिक, तो हम कहते हैं कि कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता, ठीक है। इट हैज इट हैज सम अमाउंट ऑफ, लिखते जाओ, इट हैज सम अमाउंट ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर, इट हैज सम अमाउंट ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर। अब देखो, तो हम इसमें क्या बोलते हैं कि भाई कोई भी कंपाउंड अगर हम कह रहे हैं जी फजान्स रूल है, ठीक है, तो फजान्स रूल में हम क्या बोल रहे हैं कि एवरी आयनिक कंपाउंड हैज सम कोवैलेंट कैरेक्टर, राइट। अब अगर हम ये बोल रहे हैं कि एवरी आयनिक कंपाउंड हैज अ कोवैलेंट कैरेक्टर, हैज सम कोवैलेंट कैरेक्टर, सही है। आइडिया क्या है यहाँ पे, आइडिया ये है कि हमें एक लाइन याद रखनी है कि नो बॉन्ड इज 100% आयनिक एंड नो बॉन्ड इज 100% कोवैलेंट, ठीक। तो होता क्या है आप समझो, जैसे हमने बोला, देखो दो चीज़ होती हैं, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन, ठीक है। आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या बनता है, और कैटायन को कौन बनाते हैं, मेटल, और एनायन को कौन बनाते हैं, नॉन मेटल, सही बात है। तो हम ये बोल रहे हैं कि भाई कैटायन जो है, मेटल क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करके कैटायन बनाता है, और नॉन मेटल क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके एनायन बनाता है। समझ में आ रही है बात, राइट। सो द आइडिया हियर इज कि मैम कैटायन की हमको पढ़नी है पोलराइजिंग पावर, क्या पढ़नी है, पोलराइजिंग पावर, सही है। और हम एनायन की अगर बात करें तो हम क्या बोलेंगे कि एनायन की हमको पढ़नी है पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी। सो देयर आर टू टर्म्स, हाँ, वन इज पोलराइजिंग पावर एंड वन इज पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। अब देखो पोलराइजिंग पावर की अगर हम बात करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज पोलराइजिंग पावर, विल सी दैट, एंड एक होता है पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। देखो हमने पढ़ा है कि पोलर कंपाउंड्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा है कि पोलर कंपाउंड्स वो होते हैं भाई जिस पे चार्ज होता है ना। तो केमिस्ट्री में पोल्स का मतलब क्या होता है, पोल्स इन केमिस्ट्री आर कॉल्ड एज चार्जेस। सो पोल्स इन केमिस्ट्री आर कॉल्ड एज चार्जेस, तो ये तो चार्जेस है, हाँ है ना। तो हम कह रहे हैं कि हमें अगर किसी को पोलराइज करना है, तो पोलराइज करने का मतलब कि एक कोने पे पॉजिटिव चार्ज हो और एक कोने पे नेगेटिव चार्ज हो। किसी कोने पे पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या होता है कि भाई वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, और किसी कोने पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होने का मतलब क्या है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो गया, ठीक है। अब आप समझो कैसे होता है, देखो, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि भाई मेरे पास LiCl है ना। अब LiCl को अगर हम नॉर्मली सोचे तो हम बोलते जी लिथियम क्या है, बाय नेचर एक मेटल है, और क्लोरीन बाय नेचर क्या है, एक नॉन मेटल है। तो प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस होती है कि भाई लिथियम जो था मैम अटोमिक नंबर 2 था, अटोमिक नंबर 3 था, तो कॉन्फ़िगरेशन 2-1 थी, या हम बोले 1s2 2s1 थी। और क्लोरीन का अटोमिक नंबर 17 था, तो कॉन्फ़िगरेशन 2-8-7 थी, या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 था। तो हम ये बोल रहे हैं कि भाई मैम यहाँ पे जो 2-1 का कॉन्फ़िगरेशन है, लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया बिकॉज लिथियम वांट्स टू कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट। तो लिथियम ने अपना K और L शेल का एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, या कह सकते हैं कि 2s1 से एक लूज कर दिया। और क्लोरीन ने क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो पहली बात तो हम ये समझें कि जब लिथियम ने इलेक्ट्रॉन लूज करा, तो देखो दो चीज़ें समझने की यहाँ पे कि लिथियम में हाल क्या है शुरुआत में कि मैम 3 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 3 प्रोटॉन्स, यही बात कि 3 इलेक्ट्रॉन को पुल करने वाले कौन है, 3 प्रोटॉन्स। तो अगर मैं देखूं तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि फॉर ऑल 3 इलेक्ट्रॉन्स वी हैव 3 प्रोटॉन्स टू अट्रैक्ट, राइट। तो हाउ डू आई पुट इट, तो हम बोलेंगे देयरफॉर फॉर 1 इलेक्ट्रॉन हाउ मेनी प्रोटॉन्स डू वी हैव, 3 प्रोटॉन्स बाय 3, क्योंकि यहाँ पे अगर 1 बनाना है मुझे तो कैसे बनाएंगे मुझे बताओ। अगर मुझे यहाँ पे 1 बनाना है यहाँ पे, तो मुझे डिवाइडेड बाई 3 दोनों तरफ करना पड़ेगा। और डिवाइडेड बाई 3 दोनों तरफ करने का मतलब क्या है बताइए, कि भाई मतलब ये है मैम कि दोनों तरफ डिवाइडेड बाई 3 करने का मतलब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 प्रोटॉन, कि भाई फॉर एक इलेक्ट्रॉन वी हैव टू अट्रैक्ट इट बाय 1 प्रोटॉन ईच। कहने का मतलब ये है, समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा अब बताओ, जब लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन 2-1 था तो उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो आप अगर इसके आटम को थोड़ा ध्यान से देखो तो क्या हाल है कि भाई न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन्स हैं, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है।
एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ से चला गया। जब एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ से चला गया तो क्या होगा मुझे बताओ कि मैम एक इलेक्ट्रॉन तो चला गया, इलेक्ट्रॉन चला गया तो मतलब उस शेल की कोई इंपॉर्टेंस हमारे पास रह नहीं गई, तो उस इलेक्ट्रॉन की हमारे पास कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। अब क्या दिख रहा है, हम कह रहे हैं जब वो एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्रोटॉन्स रह गए 3, क्योंकि न्यूक्लियस से ना कोई चीज़ जाती है और ना ही कोई चीज़ आती है, पर इलेक्ट्रॉन्स रह गए 2, सो दे आर नॉट इक्वल, और लिथियम पे चार्ज आ गया +1। सो व्हेन लिथियम लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन इट रिक्वायर्स +1। अब यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि मैम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने के लिए 3 प्रोटॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए 3/2 प्रोटॉन्स है। कैसे किया मैंने यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दिया और यहाँ भी 2 से डिवाइड। तो हाउ डू आई गेट टू सी, तो मुझे दिखा कि इधर आ गई 1.5 प्रोटॉन्स। अब दिमाग ये लगाओ कि अगर हमारे पास ऐसा है तो हम बोल रहे हैं कि अगर Li+ है तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पे 1.5 प्रोटॉन्स है, लेकिन अगर न्यूट्रल Li है तो उस पर एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए 1 ही प्रोटॉन है। तो कहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा कस के पकड़ा जा रहा है, Li+ के अंदर। और जहाँ Li+ के अंदर पकड़ा जा रहा है तो क्या मैं बोल दूँ कि जब इलेक्ट्रॉन्स को कस के खींचा जाएगा, है ना, जब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगी तो ये जो शेल हमारी यहाँ है एक सर्टेन डिस्टेंस पे है, ये शेल हमारी और भी क्लोज आ जाएगी। समझ में आया क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस अब इन बचे कुछ 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक स्ट्रॉन्गर फोर्स के साथ खींच रहा है, पर इलेक्ट्रॉन 1.5 प्रोटॉन्स लगा रहा है। एज अ रिजल्ट हम यहाँ से क्या बात बोलते हैं, हम बोलते हैं कि अ कटायन इज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। व्हाट डू वी से? वी से दैट अ कटायन इज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। लिखो इसको, अ कटायन इज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। तो एक कैटायन अपने पेरेंट एटम से छोटा है। पेरेंट एटम से मेरा मतलब है न्यूट्रल एटम, पेरेंट एटम से मेरा मतलब है न्यूट्रल एटम। समझ में आ रही है बात? तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द पेरेंट एटम तो उसका मतलब क्या है, न्यूट्रल एटम। सो अ कैटायन इज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम एंड दैट इज नथिंग बट द न्यूट्रल एटम। क्यों? क्योंकि पर इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एज पर इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, per electron force of attraction increases, right, and hence the shell comes closer to nucleus. The shells come closer to nucleus. सही बात है, कंसेप्ट समझ में आया, राइट। अब नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास क्या सीन है, ठीक है। अब देखो, तो अब मैं ऐसे बोलूँ कि भाई Na+ बड़ा कि Na बड़ा, तो हम बोलेंगे Na बड़ा। Li+ बड़ा कि Li बड़ा, Li बड़ा। कैटायन तो छोटा ही होता है। अगर मैं बोलूँ Mg+2 बड़ा कि Mg बड़ा, Mg बड़ा। और देखो, अगर हम बात कर रहे हैं Mg की, ध्यान समझिएगा, हमें कैटायन की पोलराइजिंग पावर पढ़नी पहले, है ना। तो हम बोलते हैं Mg है, Mg का एटॉमिक नंबर 12 है, तो ये बात सबको समझ आती है कि इसका एटॉमिक नंबर 12 है, मतलब 12 प्रोटॉन्स हैं, और क्योंकि प्रोटॉन्स 12 हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी 12 हैं, तो कॉन्फिगरेशन हो गई 2s2। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा, पर ये 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल शॉट में लूज़ नहीं करेगा, है ना। ये क्या करेगा, ये पहले बनेगा Mg+1, मतलब बनेगा 281, फिर ये एक बनेगा Mg+2, तो सिंगल शॉट में लूज़ नहीं करता, ये हमारा 2 बारी में लूज़ करेगा। अब माय क्वेश्चन इज़ कि जब ये हाल है तो न्यूक्लियस में से तो कुछ गया नहीं। इस एटम का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन्स हैं, और 12 प्रोटॉन्स हैं तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, 2 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2, ऐसे ही तो है। तो हम क्या बोले कि भाई मैम यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने के लिए वी हैव 12 प्रोटॉन्स, तो एक इलेक्ट्रॉन को पुल करने के लिए हमारे पास क्या है, 1 प्रोटॉन। अच्छा, यहाँ बताओ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो न्यूक्लियस में से तो कुछ नहीं जा रहा, तो प्रोटॉन्स तो वही 12 हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 11। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने के लिए कितने हैं, 12 प्रोटॉन्स। तो एक इलेक्ट्रॉन को पुल करने के लिए कितने हैं, 12/11 प्रोटॉन्स, जिसकी वैल्यू अगर हम निकालने बैठे तो ये कहीं 1.09 के आसपास आ जानी चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं इधर की बात करूँ तो मैं क्या बोलूँ कि भाई यहाँ पे मैम 10 इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने के लिए 12 प्रोटॉन्स है, क्योंकि न्यूक्लियस में से कोई चीज़ जा नहीं रही, तो एक इलेक्ट्रॉन को पुल करने के लिए क्या है, 12/10, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना है, 1.2 प्रोटॉन है। तो आप ये देखो कि जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन जाता जा रहा है, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, कि यहाँ से
यहाँ गए Mg+1 पे, तो भाई पर इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 1.09 प्रोटॉन्स की है। और जब हम Mg+2 पे गए तो यहाँ 1.2 प्रोटॉन्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बोलो हाँ है ना। 1.2 प्रोटॉन्स की फोर्स ज़्यादा है, तो कहाँ पे पर इलेक्ट्रॉन फोर्स ज़्यादा लग रही है? हम कह रहे हैं 1.2 प्रोटॉन्स की फोर्स ज़्यादा है दैन 1.09 प्रोटॉन्स की। एज अ रिजल्ट व्हाट आर वी गोइंग टू से? वी गोइंग टू से कि भाई जैसे जैसे साइज ऑफ कैटायन बढ़ता है वैसे वैसे जैसे जैसे चार्ज ऑन कैटायन बढ़ता है, सो एज द चार्ज ऑफ cation goes on increasing, the force per electron goes on increasing। फंडा समझ में है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो जाते जा रहे हैं पर न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स का नंबर उतना ही है। समझ में आ गई? एज द चार्ज ऑफ द कैटायन गोज ऑन इंक्रीजिंग, द फोर्स पर इलेक्ट्रॉन गोज ऑन इंक्रीजिंग, and hence size of cation decreases. the size goes on decreasing, and hence the size goes on decreasing। और ये हमें फंडा समझ में आना चाहिए। तो Mg सबसे बड़ा, फिर कौन? Mg+1, फिर कौन? Mg+2। फंडा समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर है, राइट? सो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर द कैटायन। और जितना छोटा कैटायन, आप सोच के देखो, Mg+2 में जो शेल्स हैं वो न्यूक्लियस के बहुत पास आ चुकी हैं और Mg+2 का साइज बहुत 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 छोटा हो गया है विद रिगार्ड्स टू व्हाट? द पेरेंट एटम विच इज मैग्नीशियम न्यूट्रल। समझ में आ गई थी? इसी तरह से अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो हम क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स के लिए मैंने बोला क्लोरीन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो कॉन्फिगरेशन 287 है। अगर 287 है तो क्या होगा कि भाई मैम उसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्योंकि इसके न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास 17 प्रोटॉन्स हैं और 17 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। सही बात है? तो एक शेल K शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर एक शेल L शेल है जिसके अंदर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे करके, है ना। और एक शेल मेरे पास यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आना पड़ेगा। अब उस चक्कर में क्लोरीन का हाल सोचो क्या हो गया? क्लोरीन पे हो गया हाल कि मैम शुरुआत में तो था 17 प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 17 इलेक्ट्रॉन्स। सही बात है? पहले क्या था? 17 प्रोटॉन्स इज इक्वल 17 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ क्या हो रहा है? Cl है, तो हम क्या बोल रहे हैं? 288 हो गया। इट इज़ गोइंग टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन। यस और नो? इफ इट इज़ गोइंग टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या है? 288, यानी कि मैम यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग अट्रैक्टेड बाय 17 प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस में ना कोई चीज़ आती है और न्यूक्लियस में ही ना कोई चीज़ जाती है। समझ में आ गई? तो एज अ रिजल्ट हम क्या बोले कि एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है? 17/18 प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने के लिए 17 प्रोटॉन्स थे, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को पुल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं मुझे बताओ? एक इलेक्ट्रॉन को पुल करने के लिए 17/17 प्रोटॉन्स हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन को पुल करने के लिए पर इलेक्ट्रॉन वहाँ एक प्रोटॉन है, जबकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को क्लोराइड के अंदर, जब ये क्लोराइड आयन बन गया, तो क्लोराइड आयन बनने के अंदर क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को पुल करने के लिए 17/18 प्रोटॉन्स है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.9 प्रोटॉन। तो पर इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ ज़्यादा लगी? Cl न्यूट्रल पे कि Cl नेगेटिव पे? Cl न्यूट्रल पे। और Cl न्यूट्रल पे अगर फोर्स ज़्यादा लगी तो हम बोलेंगे Cl का साइज़ छोटा है और Cl नेगेटिव का साइज़ बड़ा है। समझ में आ गई? तो यहाँ से हमारी स्टेटमेंट क्या निकल के आती है? दैट एनायंस आर बिगर दैन दी पेरेंट एटम। Anions are bigger than the parent atoms। समझ में आ रहा है? Anions are bigger than the parent atom। Is this part clear? So when we talk about the anions and they are bigger than the parent atom, ये हमारी कहानी है। समझ में आ गई? तो अब मैं अगर गोइंग फॉरवर्ड एनायन बनाऊंगी तो उसका साइज बढ़ा दूंगी, कैटायन बनाऊंगी तो उसका साइज घटा दूंगी। अब एक चीज़ और देखो, नाउ लेट अस सपोज एनायंस के अंदर ही मैं आपको ऑक्सीजन की बात करती हूँ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। एटॉमिक नंबर इज अ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो हम बोलते हैं कि भाई 8 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 8 प्रोटॉन्स। तो कॉन्फिगरेशन क्या थी? 2-6। इसने क्या करना है? 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना है ऑक्सीजन ने, पर 2 इलेक्ट्रॉन्स जब इसको चाहिए बाहर से तो वो क्या करेगा मुझे बताओ? क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो क्या होता है मुझे बताओ? कि भाई ये पहले 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये O-1 बनाएगा। सही बात है?
जब ये O-1 आएगा फिर ये एक इलेक्ट्रॉन और गेन करेगा तो ये O-2 बनाएगा। बोलो हाँ ना, यस और नो? तो एक O-1 बना रहा है और एक O-2 बना रहा है। पढ़ना समझे? सो द आइडिया हियर इज व्हाट कि वन इज O-1 एंड वन इज O-2। गॉट द पॉइंट? तो इधर कॉन्फ़िगरेशन हुई 2-7 क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हो गए 9 और प्रोटॉन्स हो गए उनको अट्रैक्ट करने वाले 8 ही, क्योंकि न्यूक्लियस में तो 8 ही प्रोटॉन्स है। एटॉमिक नंबर तो बदलता ही नहीं है। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन्स रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो नॉट चेंज। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा मुझे बताओ कि भाई मैम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और गेन करा तो 2-8 कॉन्फ़िगरेशन हो गई। हियर 10 इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग अट्रैक्टेड बाय 8 प्रोटॉन्स। तो हम यहाँ से ये बोले कि भाई 8 इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने के लिए O न्यूट्रल के अंदर 8 प्रोटॉन्स थे, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन को पुल करने के लिए 8/8 प्रोटॉन्स थे, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन को पुल करने के लिए एक प्रोटॉन। फिर O-1 को हम क्या बोलेंगे? यूनी नेगेटिव आयन। व्हाट इज यूनी नेगेटिव आयन? जिसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, सही बात है। और इसको हम क्या बोलेंगे? डाई नेगेटिव आयन, क्योंकि O-2 चार्ज है। तो हम ये बोलते हैं कि भाई अगर इधर हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन को पुल करने के लिए मेरे पास क्या है? 8 प्रोटॉन्स है। तो अगर दोनों तरफ मैं 9 से डिवाइड कर दूं तो 9 इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने के लिए 8 प्रोटॉन्स है, तो एक इलेक्ट्रॉन को पुल करने के लिए एक प्रोटॉन है, 8/9 है। तो 9 8 से 72 होता है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.8 आएगा। 9 8 से 72, फिर 8 बच गया, फिर अपने पास 9 8 से 72, तो एक इलेक्ट्रॉन को पुल करने के लिए फिर से 0.88 प्रोटॉन आ गया। अब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन को पुल करने के लिए कितना आ गया? 8 प्रोटॉन्स बाय 10 आ गया। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन को पुल करने के लिए 0.8 प्रोटॉन्स आ गए। बोलो हाँ ना? सो द आइडिया हेयर इज व्हाट? आइडिया हेयर इज कि एक इलेक्ट्रॉन को पुल करने के लिए ये 0.8 प्रोटॉन्स आ गए। तो पर 0.80 हो गया ना ये। 0.80 का मतलब क्या है मुझे बताओ? 0.80 का मतलब क्या है बताइए? कि भाई मैम दिस इज गोइंग टू बी 0.80 प्रोटॉन्स, यस और नो? तो हम यहाँ से क्या बोले कि एक इलेक्ट्रॉन को पुल करने का मतलब 0.88 प्रोटॉन्स, यहाँ पे 0.80 प्रोटॉन्स। सो दिस इज द बेसिक आइडिया। सो व्हाट डू यू थिंक वी शुड से हियर? कि भाई मैम एक इलेक्ट्रॉन को पुल करने के लिए जैसे जैसे देखा जाए तो O-2 में सबसे कम फोर्स लग रही है, और सबसे कम फोर्स लगने का मतलब वो इलेक्ट्रॉन पास आने के बजाय अब दूर चला जाएगा। तो अगर मैं साइज बनाऊँ O का, न्यूट्रल O का, वो छोटा होगा, O-1 का थोड़ा सा बड़ा होगा, और O-2 का बहुत बड़ा होगा। समझ में आया? तो यहाँ से हमें समझ आता है कि O न्यूट्रल सबसे छोटा है, देन O-1 एंड देन O-2। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो वील हैव O, then we will have O-1 and then we will have O-2. That is going to be the smallest of, that is going to be the order for the anions, size order of the anions. बात समझ में आ गई? तो साइज ऑर्डर ऑफ एनायंस अपने को बहुत अच्छे समझ आना चाहिए कि साइज ऑफ एनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पेरेंट एटम, और जितना ज़्यादा चार्ज होगा, मोर द नेगेटिव चार्ज, जैसे O का ही एटम है पर एक O के एटम पे कैसा चार्ज आया? -1, और एक O के एटम पे कैसा चार्ज आया? -2। तो मोर द नेगेटिव चार्ज ग्रेटर इज द साइज। समझ में आ रही? तो मोर द नेगेटिव चार्ज ग्रेटर is the size of the, more the negative charge greater is the size of the anion. So formed. बात समझ नहीं? तो फर्स्ट पार्ट हमारे पचास रूल के अंदर हमको ये पता होना चाहिए कि कैटायन का साइज़ कैसा और एनायन का साइज़ कैसा। ठीक है, अगर हमें ये चीज़ अच्छे से पता है फिर हम आगे पचास रूल में पढ़ सकते हैं। फंडा समझ में आ गया? पक्का? ठीक है, अब देखो।